हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूं। आज मैं आप लोगों से युवा तुर्क आंदोलन के विषय में बात करूंगी। यंग टर्क मूवमेंट के विषय में यदि हम बात करते हैं तो ये विश्व में एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण घटनाक्रम भी रहा है। और यदि जितने भी हिस्ट्री लवर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं इस टॉपिक को पढ़ने वाले, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही मददगार होगा और पसंद भी आएगा, क्योंकि मेरा यह प्रयास रहा है कि इस वीडियो में मैं जितने भी संबंधित विषय वस्तु हो सकते हैं वो इसमें मैंने समावेशित करने का प्रयास किया है। और जो स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए एग्जाम्स की यदि वो तैयारी कर रहे हैं तो जितने भी इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चंस हो, वो नहीं छूटेंगे। यहाँ पे यदि हम यंग टर्क मूवमेंट के विषय में बात करते हैं तो ये इतिहास के सर्वाधिक चर्चित विषय वस्तु में से एक है। और युवा तुर्क आंदोलन यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि एक महत्वपूर्ण घटना न सिर्फ टर्की के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए रहा था। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं युवा तुर्क आंदोलन के विषय में, तो जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है युवा तुर्क, उसके संदर्भ में अध्ययन करते हैं तो हम यह देखते हैं कि इस शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द लेस जेनुअस टर्क्स से हुआ है, जिसे हम तुर्की शब्द जो है, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि युवा तुर्क शब्द की उत्पत्ति तुर्की की शब्द जेंक टर्कलर से हुई है। तो यहाँ पे जो है ये विरोधाभास जरूर है इतिहासकारों के मध्य में कि ये जो युवा तुर्क शब्द आया है वो फ्रांसीसी शब्द से है या तुर्की शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। आगे जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो युवा तुर्क आंदोलन की जो पृष्ठभूमि को यदि हम देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि 20वीं शताब्दी में तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाने लगा था, जिसका कारण मुख्य रूप से सुल्तान अब्दुल हमीद का निरंकुश शासन रहा था। यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि जो तुर्की है उसे पूरे विश्व में यूरोप का मरीज के रूप में जाना जाता था। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय में भी तुर्की जो है, इसके बारे में कहा गया था कि ये पूरे यूरोप के लिए मरीज की तरह कार्य किया था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के होने के लिए भी कहीं ना कहीं उत्तरदायी भी रहा था। और यही वजह था कि उस समय सुल्तान अब्दुल हामिद जो रहे थे, इनका निरंकुश शासन भी रहा था, जो कि आगे चल करके हम कह सकते हैं कि वो युवा तुर्क आंदोलन को जन्म देने का कारण भी रहा था। तुर्की को इस कुशासन से, निरंकुशता से मुक्त कर प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए तुर्क के युवा वर्ग ने आगे बढ़कर एक आंदोलन को प्रारंभ किया था। और यही कारण है कि इसे युवा तुर्क आंदोलन के नाम से संबोधित किया गया है। यहाँ पे युवा तुर्क शब्द से भी यदि हम समझना चाहें तो ये क्लियर हो जाता है कि जो यंग ब्लड है या जो यूथ थे तुर्की के, वो इन्वॉल्व थे इस आंदोलन की उत्पत्ति में भी और इसके डेवलपमेंट में भी। युवा तुर्क आंदोलन एक पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित सैनिक क्रांति थी, जो वास्तव में एक रक्तहीन क्रांति थी, जिसका मूल उद्देश्य निरंकुश शासन को समाप्त कर संवैधानिक राजतंत्र को स्थापित करना था। इस आंदोलन को विभिन्न जातियों का समर्थन प्राप्त था। युवा तुर्क आंदोलन ने एक सुधारात्मक प्रवृत्ति को जन्म दिया था। तो यहाँ पे ये बिल्कुल समझा जा सकता है कि जो युवा तुर्क आंदोलन रहा था, इसने संपूर्ण तरीके से बदलाव लाने का काम तुर्की में किया था और तुर्की को अग्रसर किया था प्रजातांत्रिक जो प्रणाली होती है उसके तरफ। आगे यदि हम और इसकी चर्चा करते हैं तो यहाँ पे हम यह कह सकते हैं कि अगर भारतीय संदर्भ में इसे हम देखते हैं तो भारतवर्ष के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को युवा तुर्क कहा गया है। आगे यहाँ पे यदि और हम चर्चा करते हैं युवा तुर्क आंदोलन के विषय में, तो संक्षेप में या सरल शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि युवा तुर्क आज आधुनिक संदर्भ में एक ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का प्रतीक है जो क्रांतिकारी और प्रगतिशील विचारधारा के हों तथा जो पुराने व्यवस्था के स्थान पर कुछ नया लाने के लिए तत्पर हो। तो यहाँ पे अगर एक वर्ड जो है युवा तुर्क, इसको अगर हम रिलेट कर सकते हैं अभी के आधुनिक संदर्भ से भी, तो ये क्रांतिकारी और प्रगतिशील विचारधारा को दर्शाता है। अब्दुल हमीद के निरंकुश शासन की अगर हम बात करें तो हम यह देखते हैं कि 1887 से 1908 तक तुर्की साम्राज्य एक निरंकुश शासन व्यवस्था का प्रतीक रहा था।
और जब हम निरंकुश शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो ये क्लियर है हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए या जो हिस्ट्री के जो जानकार हैं कि इस समय जब भी निरंकुशता की स्थिति उत्पन्न होती है तो किसी भी विश्व का भाग रहा हो या देश रहा हो, ये खराब स्थिति को ही दर्शाने का काम करता है। प्रारंभिक चरण में युवा तुर्क आंदोलन एक राजनीतिक सुधार आंदोलन के रूप में प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य तुर्क साम्राज्य में निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर संवैधानिक व्यवस्था को स्थापित करना रहा था। आगे यहाँ पे यदि हम देखते हैं युवा तुर्क आंदोलन को या इसके विषय में हम और अधिक चर्चा करते हैं तो यहाँ हमें यह ध्यान रखना है कि युवा तुर्क आंदोलन ने कालांतर में एक एकता और प्रगति समिति, जिसे तुर्की भाषा में इतिहाद वे तैराकी सेमियाती कहकर संबोधित किया जाता था, और इसने अपनी पहचान कायम की थी। युवा तुर्क आंदोलन युवा तुर्कों के द्वारा जिस झंडे का प्रयोग क्रांति के दौरान किया गया था उस पर पितृभूमि अमर रहे, स्वतंत्रता अमर रहे तथा राष्ट्र अमर रहे, इसका उल्लेख किया गया था। तो यहाँ पे युवा तुर्क आंदोलन के समय में हम देखते हैं कि झंडे का भी जो है एक उपयोग किया जा रहा था, जिसमें बात की गई थी पितृभूमि अमर रहे, स्वतंत्रता अमर रहे तथा राष्ट्र अमर रहे। तुर्की की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल में है और 24 जुलाई 1908 में एक रक्तहीन क्रांति हुई, जिसे इतिहास में युवा तुर्क क्रांति के नाम से परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पे ये 24 जुलाई 1908 जो है वो याद रखना है स्टूडेंट्स को, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट हो जाता है युवा तुर्क आंदोलन के लिए भी, जिसे हम रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं। यहाँ हमें यह ध्यान रखना होगा कि 13 अप्रैल 1909 को एक समानांतर क्रांति सुल्तान अब्दुल हमीद के नेतृत्व में तुर्की में हुई थी, किंतु वह असफल हुई थी तथा शासन व्यवस्था पर युवा तुर्कों का आधिपत्य कायम हो गया था। तो यहाँ पे जो रहे थे अब्दुल हामिद, उनके द्वारा भी तुर्की आंदोलन जो है वो चलाने का प्रयास किया गया था, परंतु इसमें उनको सफलता नहीं मिली थी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो युवा तुर्क आंदोलन चला आ रहा था पहले से, उसी को सफलता प्राप्त हुई थी आगे चलकर। यहाँ पे यदि और अधिक हम चर्चा करते हैं युवा तुर्क आंदोलन के विषय में तो ये कहा जा सकता है कि युवा तुर्क आंदोलन का बहुत अधिक ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि इस आंदोलन के द्वारा सदियों से चले आ रहे तुर्क के निरंकुश शासन का अंत हुआ था और साथ ही साथ प्रजातंत्र की स्थापना का मार्ग जो है वह प्रशस्त भी हुआ था। तो यहाँ एक प्रकार से कहा जा सकता है कि जो युवा तुर्क आंदोलन रहा था उसने तुर्की में निरंकुश शासन को समाप्त किया था और प्रजातंत्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था। तुर्क आंदोलन की पृष्ठभूमि में कई महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं वो हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं या थे उस समय जिसने इस आंदोलन को जन्म दिया था। फर्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि के विषय में, तो उदार राष्ट्रवादी जो है ये एक बहुत बड़ा वजह रहा था या इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा था युवा तुर्क आंदोलन में। आंदोलन में तुर्की के उदार राष्ट्रवादियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा था। अब्दुल हामिद के द्वारा जब संसद को भंग कर अपने राजतंत्र के अंतर्गत एक निरंकुश शासन को स्थापित किया गया, तो इन उदार राष्ट्रवादियों को अब्दुल हामिद के विरुद्ध उसे के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था तथा कई उदारवादी राष्ट्रवादी लोगों को देश निकाला की सजा भी दी गई थी। आगे यहाँ पे यदि हम चर्चा करते हैं इसके विषय में और अधिक, तो बहुत सारे उदारवाद के समर्थक अब्दुल हामिद के डर से स्वयं तुर्क छोड़कर भाग खड़े हुए थे। हम देखते हैं कि यह सभी उदार राष्ट्रवादी जेनेवा में एकत्रित हो गए थे और उनके द्वारा वहां अब्दुल हमीद के विरुद्ध एक संगठन का निर्माण किया गया जो एकता और प्रगति समिति के नाम से अपनी पहचान कायम करने में सफल रहा था तथा इसके द्वारा जेनेवा से ही अब्दुल हमीद के निरंकुश शासन को समाप्त करने के लिए प्रयास भी प्रारंभ हो गया था। तो यहाँ पे जो जेनेवा है, यहाँ पे जो कार्य हो रहे थे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है युवा तुर्क आंदोलन के संबंध में। इस्तांबुल में एकता और प्रगति समिति का संगठन युवा तुर्क आंदोलन के अंतर्गत 1889 में इस्तांबुल में निर्वासित तुर्की देशभक्त लोगों ने अपने आप को एक संगठन के रूप में संगठित किया
इस्तांबुल में एक संगठन जो स्थापित हुई थी, उसके पश्चात हम देखते हैं कि इस्तांबुल के मिलिट्री कॉलेज में इब्राहिम तेमो के नेतृत्व में छात्रों के द्वारा एक गुप्त समिति का गठन किया गया था तथा इस समिति का नाम एकता और प्रगति समिति रखा गया था। आगे यदि हम इसकी और चर्चा करते हैं तो इस समिति की लोकप्रियता कुछ ही दिनों में इतनी अधिक बढ़ गई थी कि सैनिक विद्यालयों में कई छात्रों ने इसकी सदस्यता ग्रहण कर ली थी। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि एकता और प्रगति समिति का संगठन इटली के कार्नोबरी सोसाइटी के सिद्धांतों के आधार पर की गई थी। तो यहाँ पे जो इटली का कार्नोबरी सोसाइटी के सिद्धांत थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे या प्रभावित करने वाले थे इस समिति को भी। जिस प्रकार इटली की कार्नोबरी सोसाइटी में राष्ट्रीय भावना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी या प्राप्त थी, उसी प्रकार एकता और प्रगति समिति के संगठन भी राष्ट्रीय भावनाओं से पूर्ण रूप से प्रभावित थी और जिसका मुख्य उद्देश्य तुर्की की अब्दुल हमीद के हाथों समाप्त होने से बचाना था। सुल्तान अब्दुल हमीद ने एकता और प्रगति समिति के संगठन के कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था और कई को देश से निकाल बाहर किया था। अब आगे यदि हम यहाँ पे बात करते हैं अहमद रजा मुराबे के विषय में, तो युवा तुर्क आंदोलन में अहमद रजा मुरादबे का महत्वपूर्ण स्थान है। जब वे अब्दुल हामिद के द्वारा पकड़े जाने के भय से पेरिस, जेनेवा पहुंच गए तो वहां इन्होंने पेरिस तथा यूरोप के दूसरे मुख्य शहरों में अपने आंदोलन को चलाया, जिसके अंतर्गत इन्होंने इन शहरों से अब्दुल हमीद के विरुद्ध अखबारों और पत्रिकाओं के द्वारा प्रचार अभियान जारी रखा था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करते हैं इस आंदोलन के विषय में, तो यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि जेनेवा में एक समिति का मुख्य कार्यालय अर्थात एकता और प्रगति समिति का संगठन का मुख्य कार्यालय जेनेवा में स्थापित किया गया और अहमद रजा मुरादबे सभापति नियुक्त किए गए थे। 1902 में उदारवादियों का पेरिस सम्मेलन के विषय में यदि हम यहाँ पे बात करते हैं तो युवा तुर्क आंदोलन में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में हम इसे देखते हैं कि 1902 में पेरिस में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन उदारवादियों के द्वारा किया गया। इस सम्मेलन की विशेषता यह रही थी कि इसमें यूनानी, यहूदी, अरब, असीरियन और तुर्क सभी लोग काफी गर्मजोशी के साथ शरीक हुए थे। इस सम्मेलन की महत्वपूर्ण विशेषता यह रही थी कि यहाँ यह प्रस्ताव पारित किया गया कि 1876 के संविधान को फिर से लागू करने की व्यवस्था की जाए। आगे यहाँ पे यदि हम बात करते हैं इसकी पृष्ठभूमि के विषय में, तो 1906 का जो सैनिक विद्रोह था यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब्दुल हामिद के विरुद्ध युवा तुर्क क्रांति को इस समय एक नया समर्थन मिला जब सुल्तान से असंतुष्ट सैनिकों ने 1906 में कई विद्रोह को अंजाम दिया। जनसाधारण में भ्रष्टाचारी अफसरों के विरुद्ध काफी असंतोष उत्पन्न हो गया था तथा इनके विरुद्ध लोगों ने कई शहरों में प्रदर्शन भी किया था। यहाँ अगर हम आगे और चर्चा करते हैं तो जुलाई 1960 में सैनिक अधिकारियों के द्वारा यह निश्चय किया गया कि संविधान को फिर से लागू करने के लिए इस्तांबुल पर हमला किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इसी दिन एकता और प्रगति समिति ने भी संविधान को लागू करने के लिए आवाज उठाया था। 1960 के महत्वपूर्ण घटनाक्रम में तुर्की की फौज के तीसरी आर्मी कोर के काफी सैनिकों के द्वारा विद्रोहियों का साथ देने का निश्चय किया गया था। तो यहाँ पे जो तीसरी आर्मी कोर जो है और इसके द्वारा जो कार्य हुए थे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तुर्की की फौज के विद्रोही सैनिक सेलोनिका में एकत्रित हो गए और इन लोगों ने ऑटोमन लिबर्टी सोसाइटी का गठन भी किया था और इस प्रकार युवा तुर्क के अंदर तीसरी आर्मी कोर की व्यवस्था भी आ गई। यहाँ हम तीसरी कोर के मेजर अहमद नियाजी रेसना की चर्चा अवश्य करेंगे क्योंकि इनके द्वारा सुल्तान अब्दुल हमीद के विरुद्ध बगावत में सक्रिय भूमिका निभाई गई थी और इनका अनुसरण
इनके अनुसरण में पूरे साम्राज्य में अब्दुल हमीद के विरुद्ध बगावत उठ खड़ा हुआ था। तो यहाँ पे मेजर अहमद नियाजी रेसना के पश्चात या इनके प्रवेश के पश्चात हम देखते हैं कि साम्राज्य में अब्दुल हमीद के विरुद्ध बगावत का जो है प्रारंभ हमें देखने को मिलता है, जिससे घबराकर सुल्तान अब्दुल हमीद ने 23 जुलाई 1876 को संविधान को फिर से बहाल करने की घोषणा की, जिससे युवा तुर्क की जो प्रमुख मांग थी संवैधानिक सरकार के स्थापना की, वह सफल हो गई। तो ये एक पहली हम कह सकते हैं कि जीत रही थी युवा तुर्क आंदोलन की, कि जो संविधान का जो है बहाली का जो कार्य किया जा रहा था या प्रयास किया जा रहा था वो सफल हो पाया था। क्रांतिकारियों ने सुल्तान को स्पष्ट रूप से यह संदेश पहुंचाया कि सुल्तान के द्वारा समर्पण कर दिया जाए, अन्यथा उनके द्वारा इस्तांबुल पर आक्रमण कर दिया जाएगा। सुल्तान अब्दुल हमीद जिसके कारण समर्पण करने के लिए यहाँ पे विवश हो गए थे, जिसके बाद क्रांतिकारियों ने आपसी सहमति से कमाल पाशा को तुर्की में वजीर के पद पर नियुक्त किया था। और यहाँ पे कमाल पाशा का तुर्की में वजीर के पद पर नियुक्त होना एक बहुत इंपॉर्टेंट घटनाक्रम भी हो जाता है, और इस प्रकार एक निरंकुश शासन व्यवस्था और सुल्तान का तुर्की में अंत हो गया, और युवा तुर्क ने अपनी सफलता से विश्व में अपनी एक पहचान बना ली थी। और यहीं से हम देखते हैं कि जो कमाल पाशा का प्रवेश है तुर्की में, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था तुर्की के आधुनिकीकरण में, इनका प्रवेश तुर्की के राजनीति में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम युवा तुर्क आंदोलन या क्रांति के प्रभावों के विषय में यदि हम बात करते हैं तो हमें वैश्विक परिदृश्य में युवा तुर्क क्रांति के कई प्रभाव देखने को मिलते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है वह यह है कि कुशासन का अंत हो गया था और एक प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था का उदय हुआ था। यहाँ पे जैसा कि पूरे वीडियो में जब मैंने चर्चा की है युवा तुर्क आंदोलन के विषय में, तो मैंने लगातार कहा है कि निरंकुश शासन जो है वह रहा था तुर्की में, जिससे लोग जो है बहुत परेशान हो गए थे। और युवा तुर्क आंदोलन की सफलता के साथ में ही कुशासन या निरंकुशता जो लागू रही थी तुर्की में, उसका अंत हो गया था, और प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था जिसकी चाह आम जनता में भी थी, उसका उदय या स्थापना यहाँ से हो पाया था। संसदात्मक पद्धति जो है वो लागू हो पाई थी, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रभावों में से एक है। और जब भी हम प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था के विषय में बात करते हैं तो उसके साथ में जो है ये डेमोक्रेटिक सेटअप हुआ, इसका अर्थ जिसके साथ हमेशा संसद या संसदात्मक पद्धति जुड़ी हुई होती है। और यहाँ पे ये बिल्कुल समझा जा सकता है क्योंकि निरंकुशता का अंत हुआ था और प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था लागू हुई थी, तो साथ ही साथ संसदात्मक पद्धति भी जो है वो अपने आप यहाँ पे लागू हुई थी। बल्गेरिया और क्रीट के द्वारा तुर्की के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई थी। तो यहाँ पे बल्गेरिया और जो क्रीट है वो भी तुर्की से अपने स्वतंत्रता की घोषणा इसके पश्चात कर दिया गया था इनके द्वारा। ये भी एक महत्वपूर्ण ही कहा जा सकता है क्योंकि इसके बाद हम देखते हैं कि बल्गेरिया जो है अलग से फिर इसका निर्माण और यूरोपियन हिस्ट्री में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है आगे, यदि हम यूरोपियन हिस्ट्री के संदर्भ में भी इसकी चर्चा करते हैं तो। ऑस्ट्रिया ने बोस्निया तथा हर्जेगोविना पर अपना अधिकार कायम कर लिया था, और ये ऑस्ट्रिया का बोस्निया और हर्जेगोविना पर अधिकार कायम करना, जितने भी हिस्ट्री के जानकार हैं वो जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ये ऑस्ट्रिया का जो रहा था अधिकार बोस्निया और हर्जेगोविना पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कारणों में से एक रहा था, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हम कह सकते हैं कि उसका होना बिल्कुल संभव या निश्चित ही किया था। तो ये ऑस्ट्रिया का इस समय में कंट्रोल बोस्निया और हर्जेगोविना पर होना एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम हम कह सकते हैं कि युवा तुर्क आंदोलन के साथ में जुड़ा हुआ है। एक यहाँ पे जो प्रभावों के विषय में नेक्स्ट हम बात करते हैं रूस के संदर्भ में, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रूस के द्वारा इन सभी घटनाक्रम का विरोध किया गया था क्योंकि यह बर्लिन की संधि की धाराओं के विरुद्ध थी। अब यहाँ पे रूस का जो ये विरोध जताना है युवा तुर्क आंदोलन के संदर्भ में या इसके द्वारा जो चेंजेस हुआ था, यहाँ पे ये समझा जा सकता है कि रूस जो है वो इसका समर्थन नहीं कर रहा था।
जबकि यहाँ हम देखते हैं कि रूस की जो जनता का यहाँ पे समर्थन साथ हो या नहीं हो, परंतु जो तुर्की की जनता थी उनका समर्थन साथ में रहा था युवा तुर्क आंदोलन का, और जो चेंजेस उसके वजह से हो पा रहा था। विश्व के अन्य देश भी जो है वो समर्थन कर रहे थे युवा तुर्क आंदोलन का, परंतु रूस जो है यहाँ पे इसके अगेंस्ट रहा था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम इटली के संदर्भ में बात करें तो इटली ने त्रिपोली पर आक्रमण कर उसने अपने अधीन कर लिया था। अब यहाँ पे इटली का त्रिपोली पर आक्रमण करना ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है यूरोपीय इतिहास में। जो इतिहास के जानकार हैं वो जानते हैं कि इस समय से ही इटली का जो साम्राज्यवादी नीति का अपनाया जाना यूरोपियन हिस्ट्री में चेंजेस को दर्शाता है। साथ ही साथ जो इसके साथ हम कह सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में इटली की जो रही थी एक प्रकार से उसका जो रवैया रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान या उससे पूर्व भी इसके साम्राज्यवादी नीति का अपनाया जाना, और साथ ही साथ इटली का जो है योगदान जो रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि आगे चल करके ये पूरे विश्व को 2 पावर ब्लॉक्स में भी डिवाइड करने का काम किया था। इस आंदोलन के कारण तुर्की से बड़ी संख्या में युवा वर्ग विदेशों में जाकर बस गए थे। तो यहाँ पे तुर्की में जो युवा वर्ग थे वो विदेशों में जाकर के जो बस गए थे, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रभावों में से एक रहा था। आंदोलन के कारण सेना पर राजा का जो एकाधिकार था वह समाप्त हो गया था। जैसा कि निरंकुश शासन के समय हम जानते हैं कि राजा का पूर्ण अधिकार सेना पर होता है, परंतु युवा तुर्क आंदोलन के कारण तुर्की में प्रजातंत्र की स्थापना हुई थी, जिसके कारण सेना पर से राजा का एकाधिकार जो था वह समाप्त हो गया था। अन्य यदि प्रभावों के विषय में हम चर्चा करें तो आंदोलन से स्पष्ट हो गया था कि वंशानुगत सुल्तान शासन का समय अब नहीं रहा है। जैसा कि हम जानते हैं और लगातार बात कर भी रहे हैं कि युवा तुर्क आंदोलन के कारण निरंकुशता का समापन हुआ था तथा जो है प्रजातंत्र का स्थापना हुआ था, तो उसके साथ में ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे समझा जा सकता है कि वंशानुगत जो शासन प्रणाली होती है या जो राजतंत्रात्मक प्रणाली होती है वह उसका एंड हुआ था और वंशानुगत सुल्तान जो शासन होता है उसकी भी समाप्ति हुई थी। अब जनसाधारण की इच्छा सर्वोच्च है और उसी के अनुसार शासन व्यवस्था रहेगी। यह बहुत बड़ा एक प्रभावों में से हम कह सकते हैं कि रहा था युवा तुर्क आंदोलन का, कि जनसाधारण की जो इच्छा है वो सर्वोच्च हो गया था या सर्वोपरि हो गया था और उसी के अनुसार तुर्की में आगे शासन व्यवस्था लागू करने का या कायम करने का प्रयास किया गया था। आंदोलन एक सबसे अच्छा प्रभाव, यदि हम आंदोलन के अन्य प्रभावों के विषय में बात करते हैं या जो सबसे अच्छे प्रभावों में से रहे थे उसकी चर्चा करते हैं, तो वह यह है कि इससे तुर्की में अंतरजातीय सहयोग को प्रोत्साहन मिला था। क्योंकि तुर्की आंदोलन के समय में जैसा कि हम जानते हैं कि सभी लोग मिल करके बिना कोई जाति धर्म को देखते हुए इसमें शामिल हुए थे, तो यहाँ पे जो अंतरजातीय सहयोग है उसमें अपने आप से समझा जा सकता है कि उसको प्रोत्साहन भी प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे अन्य जो प्रभाव जो रहे थे इस आंदोलन के वो ये रहा था कि तुर्की भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हो गया था। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट यदि हम बात करते हैं यहाँ पे प्रभावों के विषय में, तो पहला तो ये कि जनसाधारण की इच्छा जो है वो सर्वोपरि या सर्वोच्च हो जाना, निरंकुशता का अंत होना, प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित होना, वंशानुगत सुल्तान व्यवस्था या राजतंत्रात्मक प्रणाली का अंत होना, तुर्की भाषा का राजभाषा के तौर पे इसको दर्जा प्राप्त होना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रहे थे यदि हम इफेक्ट्स ऑफ यंग टर्क मूवमेंट के विषय में बात करते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप यंग टर्क मूवमेंट के विषय में बात करते हैं तो जितने भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो सकते थे इस टॉपिक के उसको मैंने अपने इस वीडियो में डालने का प्रयास किया है। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं एग्जाम्स की तैयारी करने वाले, उनका कोई भी प्रश्न वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड हो या लॉन्ग क्वेश्चंस हो वो नहीं छूटेंगे। इसी के साथ थैंक यू, प्लीज स्टे कनेक्टेड विथ मी।